हम सॉल्यूशन विलेन की बात करते हैं। विलियन जिसको कहते हैं हमें सॉल्यूशन। देखो विलियन क्या होता है, ऐसा मिश्रण जो कि समांगी प्रकृति का हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिश्रण। मिश्रण क्या होता है, दो या दो से अधिक घटकों से निर्मित ऐसा द्रव्य जिसके घटकों को आसानी से अलग किया जा सके, आसानी से अलग किया जा सके, क्या कहते हैं, ठीक है। अलग करने के लिए अपने कई बार स्पेशल मेथड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और कई बार अपने घटक ऐसे मिला देते हैं कि उनको अलग करना पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। मैं कह रहा हूं आसानी से अलग कर सके, उसे ही अपने कहते हैं मिश्रण, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मिश्रण है इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक तो होता है समांगी मिश्रण, ठीक है, और एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण में मैं ये कहूंगा कि ऐसा मिश्रण होता है जिसके प्रत्येक भाग का संघटन समान होता है। क्या कहूंगा, ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का रासायनिक संघटन समान होता है। क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। अच्छा, विषमांगी मिश्रण में क्या कहूंगा मैं, ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का रासायनिक संघटन समान न हो, विषमांगी मिश्रण, ठीक है। इसमें लिखेंगे ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का रासायनिक संघटन समान न। अच्छा, इसको सुनो, क्या मीनिंग है रासायनिक संघटन। मैंने लिखा है समान होता हो और समान न। जैसे मान लो मैंने ये कहा कि मेरे पास में कोई ऐसा द्रव्य है, ठीक है, जिसके अंदर तीन घटक हैं, ए, बी और सी, ऐसे तीन टाइप के पार्टिकल हैं। ये कोई द्रव्य है और इसमें मैंने ये कहा कि ए बी सी ऐसे थ्री टाइप्स के पार्टिकल हैं, ऐसे थ्री टाइप्स के पार्टिकल आ रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से मैंने ये कह दिया ऐसे थ्री टाइप्स के इसमें पार्टिकल आ रहे हैं।
ठीक है, पूरे में मैंने कहा ऐसे 3 टाइप के पार्टिकल। अब मैं ये कहूं कि मान लो इसके छोटे से भाग में मैं ये कहता हूं ये इसका एक यूनिट पार्ट होगा, ये इसका हो गया इकाई भाग, ये मान लो ये होता है इकाई भाग, ठीक है। और मैं कह रहा हूं इस इकाई भाग के अंदर ए बी सी जो पार्टिकल है ना, ए बी और सी ये जो पार्टिकल है, ये मैं कहता हूं कि ये 1:2:1 में है, ठीक है। और यहां पे मैं अनुपात निकालता हूं तो यहां पर भी ए बी सी का ये जो अनुपात आ रहा है वो यही आ रहा है, ठीक है। यहां पे इस छोटे से भाग का अध्ययन किया, मैंने अनुपात निकाला, यही आ रहा है, ठीक है। तो यदि मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसा मिश्रण जिसके इकाई भाग में घटकों का अनुपात हमेशा नियत रहता है, समांगी मिश्रण है, इस प्रकार से अपने लिख सकते हैं। क्या करें, समांगी मिश्रण की परिभाषा अपने ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक इकाई भाग में घटकों का जो अनुपात होता है ना वो नियत रहता हो, ठीक है, उसे ही अपने बोलते हैं समांगी मिश्रण। मतलब आप किसी भी छोटे से भाग को देखोगे ना तो वहां पे यदि मैंने कहा कि ए का पार्टिकल 1 है, बी के पार्टिकल 2 है और सी के पार्टिकल 1 है, इतने से भाग में इतना ही भाग आप पूरे मिश्रण में कहीं पर भी देखो इतना सा भाग और यही अनुपात आपको बार बार आ रहा है तो आप बोलोगे समांगी मिश्रण, ठीक है। इसमें मैंने कहा ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का रासायनिक संघटन समान, तो रासायनिक संघटन का अर्थ ये हुआ कि इकाई भाग में घटकों का अनुपात क्या होना चाहिए, समान, ठीक है। अब मान लो मैं ये कहूं कि घटकों का अनुपात समान न आए, इकाई भाग के अंदर घटकों का अनुपात समान न आए, जैसे मैंने ये कहा कि एक्स वाई कोई द्रव्य है, एक्स वाई पार्टिकल से मिलकर बना हुआ कोई द्रव्य है, ठीक है ना, एक्स वाई पार्टिकल से मिलकर बना हुआ ये कोई द्रव्य है। और इसके अंदर मैंने ये कह दिया कि ये मान लो इसका इकाई भाग है, ठीक है। और मैंने ये कहा कि इस इकाई भाग में x और y का जो अनुपात है ना वो ये मैंने कह दिया कि ये 1:1 है। और मैंने इसी इतने इकाई भाग में यहाँ स्टडी की, ये इकाई भाग में मैंने यहाँ स्टडी की और मैंने ये कह दिया कि यहाँ अनुपात आया x और y का जो अनुपात आया वो 2:1 आया, है ना। फिर मैंने यहाँ स्टडी की और मैंने कहा ये अनुपात आया, मान लो मैंने कहा कि ये 3:1 आ गया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ स्टडी की, यहाँ ये अनुपात आ गया, 2:3 आ गया इकाई भाग में। तो इकाई भाग में घटकों का अनुपात क्या आ रहा है, सब जगह समान नहीं आ रहा है ना, कुछ जगह समान। आप जैसे मैंने यहाँ कहा कि यहाँ पे इकाई भाग में घटकों का अनुपात क्या है, 1:1 है, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि प्रत्येक इकाई भाग में अपने घटकों का अनुपात देख रहे हैं ना तो समान नहीं आ रहा है, तो इसलिए अपने इसको क्या बोल रहे हैं, ये कौन सा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है, ठीक है। तो इनसे कहेंगे रासायनिक संघटन समान न हो, प्रत्येक भाग का रासायनिक संघटन समान न हो। रासायनिक संघटन का अर्थ क्या है, इकाई भाग में घटकों का अनुपात। रासायनिक संघटन का अर्थ क्या भैया, रासायनिक संघटन का अर्थ है इकाई भाग में घटकों का अनुपात, क्लियर है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इकाई भाग में घटकों का अनुपात, यदि प्रत्येक इकाई भाग में घटकों का अनुपात समान बना रहता है तो कहोगे समांगी, और यदि ऐसा नहीं हो तो आप कहोगे विषमांगी मिश्रण। अच्छा, अब ये जो समांगी मिश्रण होता है ना, इस समांगी मिश्रण को कहा जाता है विलयन। क्लियर होगी। तो अपने ये लिख सकते हैं कि ओवरऑल विलयन होता क्या है। यदि मैं विलयन की परिभाषा लिखना चाहूं ना तो मैं अब परिभाषा ये लिख सकता हूं, क्या, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक घटकों से निर्मित, 2 या 2 से अधिक घटकों से निर्मित समांगी मिश्रण विलयन कहते हैं। ये की बात है। तो ये अपने परिभाषा विलयन की लिख सकते हैं। एक बार फिर ध्यान दो, सबसे पहले बात की मैंने मिश्रण क्या होता है। तो मिश्रण क्या है कि आप क्या करो, कोई भी घटक ले लो, दो या दो से ज्यादा घटक ले लो
उस द्रव्य की नेचर ऐसी हो जिसके घटकों को वापस आप आसानी से अलग कर सको, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, मिश्रण, है ना। लेकिन कई बार मिश्रण ऐसा भी बन सकता है कि अपने उनके घटकों को चाहकर भी अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं ये कह दूं चाय, तो चाय के अंदर क्या है, चाय के अंदर इस प्रकार का मिश्रण है कि आप अपने घटकों को अलग नहीं कर सकते। ये नहीं है कि आप बाद में दूध को चाय को अलग अलग कर लोगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे, फिर हमने मिश्रण को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, समांगी और विषमांगी। समांगी मिश्रण में हमने बात करी, समांगी मिश्रण में क्या रहेगा, इस प्रकार से प्रत्येक इकाई भाग में रासायनिक संरचना क्या रहेगा, समान रहेगा, ठीक है, ये क्या है। और इसमें क्या होता है, समान ही रहता है। और प्रत्येक इकाई भाग में घटकों का अनुपात जब समान रहता है तो मैं उसको समांगी मिश्रण कहते हैं, और समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं, विलयन कहते हैं। अब बात करते हैं अपने कि हमने ये कहा था कि विलयन में घटक होते हैं, ठीक है। तो विलयन में न्यूनतम घटक कितने होते हैं, तो सुनो, याद रखना है, विलयन में न्यूनतम घटक कितने होते हैं, न्यूनतम घटक, तो ध्यान रखें कितने होते हैं भैया, 2, ठीक है। और मैं कहूं कि विलयन में अधिकतम घटक कितने होते हैं, अधिकतम घटक कितने होते हैं, तो अनंत हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर अपने बात करते हैं कि विलयन में 2 घटक होते हैं न्यूनतम, है ना। तो इसका अर्थ विलयन जो होता है ना, अपने ये कह सकते हैं, ये जो विलयन होता है, याद रखें कि विलयन में उपस्थित घटकों की संख्या के आधार पर, विलयन के निम्न प्रकार, पहला मैं लिखता हूं द्विअंगी। देखो नाम से पता चल रहा है, द्विअंगी मतलब कितने अंग होंगे, कितने घटक, यहाँ अंगीकार घटक से ही है, घटक कितने होंगे, 2, घटक की संख्या, घटक की संख्या। तो द्विअंगी विलयन में घटक कितने रहते हैं भैया, 2 रहते हैं। ऐसे मैं कहूं त्रिअंगी विलयन, ठीक है, त्रिअंगी विलयन में घटक कितने रहेंगे, 3। ऐसे मैंने कहा चतुरअंगी विलयन, कितने घटक रहेंगे, इसमें रहेंगे 4। ऐसे मैंने कहा पंचअंगी विलयन, कितने घटक रहेंगे, 5। अब आपको एक बात याद रखनी है, एक केवल द्विअंगी को छोड़ देना, इसके अलावा ये सारे के सारे है ना, इनको बहुअंगी विलयन भी कहते हैं। अब मैं ये कहूं कि बहुअंगी विलयन में न्यूनतम घटक कितने होते हैं, बहुअंगी विलयन में न्यूनतम घटक तो कहोगे 3, अधिकतम कहें तो अनंत होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। मतलब त्रिअंगी, चतुरंगी, पंचअंगी, ऐसे 3 और 3 से ज्यादा घटक होंगे तो ऐसे विलयन को बहुअंगी विलयन कहते हैं। अच्छा, एक और ध्यान रखो, इनके थोड़े इंग्लिश में वर्ड भी आपको याद रखने हैं। द्विअंगी विलयन को बोला जाता है बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। त्रिअंगी विलयन को बोला जाता है टर्सरी सॉल्यूशन, ठीक है। कुछ टर्म्स है इंग्लिश के, वो आपको याद रखना है। चतुरंगी विलयन को बोला जाता है क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। ये क्वार्टरनरी सॉल्यूशन, ये जो टर्म्स है ये आप याद रखना, क्योंकि ये कई बार क्वार्टरनरी वर्ड है ना, ये पेपर में आया हुआ है, ये आप नीट आईआईटी के पेपर में पढ़ते हो, उसमें क्वार्टरनरी विलयन शब्द से क्वार्टरनरी हिंदी में लिखे देता है, तो क्वार्टरनरी ऐसे ये पेंटेनरी सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आपको इंग्लिश के वर्ड के याद रखने हैं। तो देखो हमने क्या बात की, सबसे पहले विलयन क्या होता है, 2 या 2 से अधिक घटकों से निर्मित समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। उसके बाद विलयन में न्यूनतम घटक 2
विलयन में उपस्थित घटकों की संख्या के आधार पर विलयन के विभिन्न प्रकार होते हैं। द्विअंगी, त्रिअंगी, चतुरंगी, पंचअंगी आदि ऐसे होते हैं। द्विअंगी में घटक 2, त्रिअंगी में 3, चतुरंगी में 4, पंचअंगी में 5, इस प्रकार आगे घटक चलते रहेंगे। एक द्विअंगी को छोड़कर बाकी सारे क्या कहलाते हैं? बहुअंगी विलयन कहलाते हैं। और द्विअंगी विलयन को बाइनरी सॉल्यूशन, त्रिअंगी को टर्सरी सॉल्यूशन, चतुरंगी को क्वार्टरनरी सॉल्यूशन और पंचअंगी को पेंटानरी सॉल्यूशन कहा जाता है। ये आपको ध्यान में। अच्छा, अब अपने बात करते हैं कि हमारे सिलेबस में द्विअंगी विलयन की बात नहीं है, ठीक है? कि द्विअंगी विलयन जो होते हैं जिसमें घटक क्या होते हैं? 2 होते हैं, है ना? जिसमें घटक कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो अपने बात करते हैं द्विअंगी विलयन। ध्यान रहे अपने सिलेबस में द्विअंगी विलयनों का ही जिक्र है, ठीक है? द्विअंगी विलयन, ठीक है? तो द्विअंगी विलयन जिसको क्या बोलते हैं हमने? बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। तो ये तो बात समझ में आएगी कि बाइनरी सॉल्यूशन में घटक कितने होते हैं? घटक कितने होते हैं? 2 होते हैं, है ना? 2 घटक होते हैं। घटकों को कहते क्या है? तो सुनो, विलयन का वह घटक, ध्यान रखना, विलयन का वह घटक जिसकी विलयन में मात्रा अधिकतम होती है, अधिकतम होती है। विलयन का है घटक जिसकी विलयन में मात्रा अधिकतम होती है, विलायक कहलाता है, विलायक, सोलवेंट कहलाता है। ठीक है? अच्छा, फिर ये भी याद रखना, अधिकतम मात्रा जिसकी होती है वो सोलवेंट विलायक कहलाता है। तथा शेष सभी घटक विलय कहलाते हैं, विलय या कह दो सोल्यूट है, सोल्यूट, ठीक है? पहला। अच्छा, इसको समझो। मान लो मैं ये कहता हूं कि मैं आपको कुछ कंडीशन बता रहा हूं। मान लो ऐसी कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन कह रहा हूं कि मैंने क्या किया, वाटर और मैंने एल्कोहल मिला दिया, एथेन, ठीक है? और इन दोनों को मिला के और मैंने इसका सॉल्यूशन बना दिया, इसका मैंने सॉल्यूशन बना दिया। अच्छा, इसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है? लिक्विड, एट रूम टेम्परेचर बात कर रहे हैं। इसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है? लिक्विड। और इन दोनों को जब मिक्स कर देंगे तो भी इसकी भौतिक अवस्था क्या रहेगी? लिक्विड। वाटर में मैंने वाइन, एल्कोहल मिला दिया और एथेनॉल मिला के सॉल्यूशन बना दिया। इन तीनों की फिजिकल स्टेट है लिक्विड। अब मैं ये कहता हूं कि ये कौन से टाइप का सॉल्यूशन है? तो ये द्विअंगी विलयन है, क्योंकि घटक कितने हैं? 2, एल्कोहल और 2, है ना? अच्छा, अब मैं ये कह दूं कि जब मैंने इनको आपस में मिक्स किया तो मैंने ये कहा कि 100 ml तो था ये और 10 ml था ये, है ना? तो कौन तो विलायक होगा और कौन विलय होगा? तो जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक होता है। तो मैंने कहा ये तो विलायक होगा और ये विलय। एक तो कंडीशन होगी, ठीक है? अच्छा, सेकंड कंडीशन में आपको ये कहता हूं कि मान लो मैंने ये कहा कि ऐसा हो, मैंने वाटर लिया जिसकी भौतिक अवस्था होती है लिक्विड, और मैंने NaCl लिया जिसकी भौतिक अवस्था होती है सॉलिड, और इससे मैंने सॉल्यूशन बना दिया जो कि NaCl एक्वा सॉल्यूशन बन गया, NaCl का
है ना, जलीय विलयन मिल गया। अच्छा, अब मैं ये कहता हूँ ये जो जलीय विलयन मिल गया, जलीय विलयन मतलब एक्वस ही तो हुआ, विलयन की भौतिक अवस्था लिक्विड ही तो है, एक्वस का लिक्विड होता है भौतिक अवस्था। अब मैं आपको ये कह देता हूं कि मैंने जो है इसको तो लिया था मैंने 100 ग्राम, इसको मैंने लिया 100 ग्राम, ठीक है, और अब कौन विलायक होगा और कौन विलय होगा? तो ध्यान दें, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, जब विलयन में घटकों की मात्रा समान हो तो ऐसी स्थिति में वह घटक विलायक कहलाता है, वह घटक विलायक कहलाता है जिसकी भौतिक अवस्था विलयन की भौतिक अवस्था के समान हो। तो देखो इन दोनों की भौतिक अवस्था, ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है, एक्वस लिक्विड अवस्था ही होती है ना। तो मैं ये कहूंगा कि ये तो हुआ विलायक और ये हो गया विलय। तो यहाँ पे अपने नोट करके एक बात लिख सकते हैं, क्या ये बात अपने लिख सकते हैं, जब विलयन में घटकों की मात्रा समान हो तो ऐसी स्थिति में वह घटक जिसकी भौतिक अवस्था विलयन की भौतिक अवस्था के समान हो, विलयन की भौतिक अवस्था के समान हो विलायक है। विलयन की बात तो ये आपको ध्यान में। अच्छा, अब एक बात अपन नोट करते हैं, ये तो क्लियर हुआ। अब अपने बात करते हैं, यदि मैं ये कहूं कि विलयन में विलय घटकों की संख्या की बात करें, विलयन में विलय घटकों की न्यूनतम संख्या, विलय घटकों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो भैया याद रखना, विलय घटकों की न्यूनतम संख्या 1, ठीक है। और मैं ये कहूं विलयन में विलय घटकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो ये होगी अनंत। क्लियर है? क्योंकि कितने भी हो सकते हैं, विलयन में अनंत घटक है, उसमें से एक घटा दो तो वो किसकी संख्या होगी? विलयन में विलय घटकों की अधिकतम संख्या रहेगी, है ना। अच्छा, उसके बाद में मैं ये कहूं कि विलयन में विलायक घटकों की न्यूनतम संख्या, तो विलायक घटक की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 1। और मैं ये कहूं विलयन में विलायक घटकों की अधिकतम संख्या, तो भी ध्यान रखो 1। क्लियर है? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो देखो अभी तक हमने बात कर ली, सबसे पहले विलयन की बात की। विलयन एक समांगी मिश्रण होता है ना। समांगी मिश्रण का अर्थ होता है ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन समान हो। संगठन का क्या था? कि उसके इकाई भाग के घटकों का अनुपात क्या हो? समान हो। फिर हमने ये कहा कि विलयन जो होते हैं ये 2 या 2 से अधिक घटकों से निर्मित समांगी मिश्रण होता है।
इसका अर्थ है इसमें न्यूनतम घटक तो 2 होंगे, अधिकतम घटक अनंत हो सकते हैं विलयन में। ठीक है, फिर हमने विलयन में घटकों की संख्या के आधार पर विलयन के नाम रखे थे, द्विअंगी, त्रिअंगी, चतुरंगी, पंचअंगी, ऐसे नाम रखे थे, है ना। जिस समय मैंने एक द्विअंगी विलयन को छोड़ दो, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, बहुअंगी विलयन भी कहलाते हैं। फिर हमने द्विअंगी विलयन से रिलेटेड कुछ बात की हमने कि जो विलयन होता है उसमें वह घटक जिसकी मात्रा अधिकतम होती है उसे विलायक कहते हैं, और इसके अलावा शेष सभी घटक क्या कहलाते हैं, विलय कहते हैं। ठीक है, फिर हमने ये बात की कि जैसे मान लो ये एग्जांपल हमने लिया, ठीक है, मैंने वाटर लिया, अल्कोहल लिया, सॉल्यूशन बना दिया। मैंने कहा 100 ml जल था, 10 ml वाटर, ये अपने पास में अल्कोहल था, तो यहाँ पे कौन विलायक होगा, कौन विलय होगा, तो जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक, और कौन होता है वो विलय। ठीक है, सेकंड एग्जांपल में मैंने लिखा कि 100 ग्राम जल ले लिया, 100 ग्राम नमक ले लिया और विलय बना दिया। अब कौन विलायक होगा और कौन विलय, तो जब मात्रा समान होती है तो वह घटक विलायक कहलाता है जिसकी भौतिक अवस्था क्या कहेंगे, विलयन की भौतिक अवस्था के समान। तो यहाँ पे ये भी लिक्विड अवस्था है, ये भी लिक्विड अवस्था है, तो अपने ये क्या कहेंगे कि दोनों की भौतिक अवस्था समान है, इसलिए ये क्या कहेगा, विलायक है। अच्छा, फिर हमने यहाँ पे नोट करके एक बात कही, क्या जो विलयन में घटकों की मात्रा समान हो तो ऐसी स्थिति में वह घटक जिसकी भौतिक अवस्था विलयन की भौतिक अवस्था के समान विलायक कहलाता है। इस बात को याद रखना। फिर हमने देखा कि विलयन में अधिकतम विलय घटकों की न्यूनतम संख्या, तो घटक विलयन में अधिकतम घटक 2 हो सकते हैं, तो एक विलय होगा तो एक विलायक होगा, तो विलय कितना हो गया, एक न्यूनतम है ना, अधिकतम है ये तो अधिकतम तो डिपेंड करता है कि विलयन में अधिकतम घटक कितने हैं, तो विलयन में भी कितने हो सकते हैं, तो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि विलयन में अधिकतम विलय घटकों की संख्या। तो विलयन के जितने घटक हैं अनंत मान लिए तो अनंत माइनस 1 कर दो, है ना, तो या फिर डायरेक्टली लिख दो अनंत, या फिर हमने बात की विलयन में विलायक घटकों की न्यूनतम संख्या तो 1 और अधिकतम संख्या भी कितनी होगी, 1 होगी। तो ये तो हमने बात कर ली विलयन से संबंधित कुछ बातें। अब अपने बात करते हैं इंपॉर्टेंट बात सुनो, देखो विलयन शब्द जो होता है, इस शब्द से हमारे दिमाग में थ्योरी बनती है कि विलयन की भौतिक अवस्था द्रव होती है। ऐसा नहीं, विलयन की भौतिक अवस्था जो होती है ना, वो ठोस, द्रव और गैस तीनों ही हो सकती है, ये आप ध्यान में रखें। ठीक है, तो मैं ये कहूं विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार, विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार, तो ध्यान रखें 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है भौतिक अवस्था ठोस हो तो ठोस विलयन। यही मैं कह रहा हूं कि विलयन नाम से नॉर्मल अपने दिमाग में ये रहता है कि किसी द्रव की बात हो रही है ना, तो ध्यान रखो विलयन का किसी द्रव से न होकर हो सकता है कि उसकी भौतिक अवस्था ठोस भी हो सकता है गैस भी हो, तो विलयन ठोस भी हो सकता है, और भौतिक अवस्था द्रव हो तो द्रव्य विलयन, द्रव विलयन क्या कह लो, द्रव्य विलयन। और यदि भौतिक अवस्था गैस हो तो क्या कहेंगे, गैस। तो देखो कैसे द्रव्य विलयन तो सबको समझ में आ रहा है। अभी जैसे हमने बात की कि वाटर में अल्कोहल मिला है ना, कैसा विलयन है ये, द्रव्य विलयन। ये तो है क्योंकि इसकी भौतिक अवस्था लिक्विड और इसकी भौतिक अवस्था द्रव्य विलयन है, ये तो सब समझ आ रहा है ना। लेकिन गैस पे ठोस विलयन, तो ये ठोस विलयन भी आपने पढ़ा हुआ है, पीतल पढ़ा हुआ है। पीतल क्या है, ये ठोस विलयन है ना। किससे बनता है ये बनता है तांबा और जिंक से बनता है, तांबा प्लस जिंक। ठीक है, तो तांबा और जिंक जो होता है, जैसे एक होता है तांबे को कॉपर भी कहा जाता है ना, और जिंक को जस्ता भी कहते हैं। तो ध्यान रखना ये पीतल ये होता है। ठीक है, पीतल।
कॉपर प्लस जिंक, है ना। तो पीतल क्या है, पीतल ठोस अवस्था होती है ना, तो पीतल ध्यान रखो, पीतल एक ठोस विलयन है क्योंकि इसमें तांबा और जिंक होता है और जिसके प्रत्येक भाग में इनके घटकों का जो अनुपात होता है ना वो नियत बना रहता है, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि दो या दो से अधिक धातुओं का जो मिश्रण होता है ना उनको अपने क्या बोलते हैं, मिश्र धातु भी बोला जाता है ना। तो मिश्र धातु की परिभाषा भी तो यही है, मिश्र धातु क्या होती है, दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण मिश्र धातु कहलाती है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपने, एलॉय, ALLOY, एलॉय, है ना। तो ये ध्यान में रखना है। ऐसे ही जर्मन सिल्वर होता है, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर है, ये भी इसी का एग्जांपल है। जर्मन सिल्वर किसका बना होता है, जर्मन सिल्वर जिंक, कॉपर और निकल, इसका बना होता है जर्मन सिल्वर। ये भी क्या है, एक ठोस विलयन है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा ये जो पित्तल है आप इसको ऐसे भी याद रखो, पीता, मतलब पित्तल बना तांबा और जिंक से। जर्मन सिल्वर है तो जर्मन सिल्वर को आप ऐसे याद रख सकते हो, जिकोनी, जिंक, कॉपर और निकल, है ना। ऐसे ही एक और मैं एग्जांपल बता देता हूं, कांसा, कांसे का बर्तन आपने नाम सुना होगा, कांसा, है ना। कांसा किससे बनता है, कांसा बनता है कॉपर और टिन से, ठीक है ना। तो आप इसको भी याद रख सकते हो, कांसा बना कोटी से, कॉपर और टिन, है ना। जर्मन बना जिकोनी से, जिंक, कॉपर और निकल, और पित्तल में पीता, ठीक है। तो ये देखो तीनों के तीनों वेल नोन एग्जांपल है, ठीक है। ये तो आपने पित्तल, कांसा, ये तो आपने बहुत बार नाम सुना हुआ है, तो ध्यान रखो ये ठोस विलयन होते हैं। द्रव्य विलयन ये आपको पता ही है, द्रव्य विलयन, नमक को आप आटे में मिला दो तो भी द्रव्य विलयन बना, क्यों, विलयन की भौतिक अवस्था गर्म है ना, इसलिए इसको द्रव्य विलयन कहते हैं। नमक का ठोस होने से क्या होगा, क्योंकि हमें तो विलयन की भौतिक अवस्था देखनी है, ठीक है। ऐसे में गैस के विलयन बात करूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन बनता है, गैसीय विलयन। आप कोई भी दो गैसें है ना उनको मिक्स कर दो, O2 प्लस N2 को मिक्स कर दो, या CO2 प्लस NO2 को मिक्स कर दो, है ना, या फिर आप CO2 O2 जैसे वातावरण में होता है ना, दो से ज्यादा मिक्स कर दो ना, N2 है, O2 है, CO2 है, इनको मिक्स कर दो। तो देखो ये जो होता है ना, भले दो गैसें मिश्रित करो, तीन गैसें मिश्रित करो, या चार गैसें मिश्रित करो, या कितनी भी गैसें आपस में मिश्रित करो, गैसों का मिश्रण जो होता है ना ये सदैव समांगी मिश्रण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कह रहा हूं, गैसीय मिश्रण सदैव विलयन कहलाते हैं, विलयन कहलाते हैं। क्यों, तो देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, गैस के मिश्रण सदैव विलयन कहलाते हैं, क्यों, तो देखो कारण क्या है, विलयन किसको बोलते हैं अपने, विलयन बोलते हैं समांगी मिश्रण, ठीक है। और गैसों में क्या होता है, गैसों में मिश्रण का गुण होता है, मिश्रण का गुण क्या होता है, मतलब गैस के जो कण होते हैं उनको जो भी जगह मिलती है, स्पेस मिलता है, उनको फैलने का प्रयास, अधिकतम फैलने का प्रयास करती है, जितना वो अधिकतम फैल सके, ठीक है ना। और वो इतना फैलती है ताकि उनके बीच में एकदम डबल वाटरवाल फोर्स ही एग्जिस्ट कर सके, है ना। तो इतना ये मैक्सिमम फैल जाती है, ठीक है। लेकिन वाटरवाल फोर्सेज के कारण वो उनकी भी एक लिमिटेशन रहती है कि वो वाटरवाल फोर्सेज के दायरे में ही फैल सकती है, उसको क्रॉस नहीं कर सकती है, वाटरवाल फोर्स को क्रॉस नहीं कर सकती है। यदि वो वाटरवाल फोर्स को क्रॉस करती ना तो वैक्यूम नाम की इस यूनिवर्स में कोई चीज ही ना होती, है ना, वैक्यूम निर्वात ही नहीं होता इस यूनिवर्स में, लेकिन वो वाटरवाल फोर्स को क्रॉस नहीं कर पाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो गैसों का मिश्रण, गैस के मिश्रण सदैव विलयन कहलाता है। इसका कारण क्या है, तो आप क्या लिखोगे, गैसों में मिश्रण का गुण पाया जाता है। किसका गुण कह रहा हूं, मिश्रण का गुण। वो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, है ना, गैसों में मिश्रण का गुण सबसे ज्यादा होता है उसके दरों में, मतलब वो फैल जाते हैं, दरों में बहुत कम होता है, और ठोसों में तो होता ही नहीं, है ना। तो गैसों में मिश्रण का गुण पाया जाता है, जिसके कारण गैसीय कण उस पर्याप्त गैसीय कण है उस सभी स्थान पर फैल जाते हैं जो उनको फैलने के लिए उपलब्ध होता है, ठीक है। और इस प्रकार
गैसों का जो मिश्रण होता है वो एक समांगी मिश्रण बनता है, और समांगी मिश्रण बनने के कारण ही गैसीय मिश्रण सदैव विलयन कहलाते हैं। तो आप डायरेक्ट लिखना चाहो तो एक लाइन में भी उत्तर लिख सकते हो, गैसीय मिश्रण सदैव विलयन कहलाते हैं क्योंकि इनकी प्रकृति समांगी होती है, ठीक है ना, इस मिश्रण की प्रकृति समांगी होती है। तो ये भी आप डायरेक्ट उत्तर लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये बात आपके दिमाग में आएगी, समझ में ध्यान रखना है, विलयन की भौतिक अवस्था ठोस, द्रव या गैस हो सकती है, जबकि विलयन सबसे अपने नॉर्मली अपने दिमाग में ये रहता है कि यार विलयन द्रव किसी द्रव की बात हो रही है, तो ऐसा नहीं है। तो एक और देखो विलयन में होता क्या है, विलयन के अंदर विलय और विलायक होते हैं, ठीक है, विलय और विलायक होते हैं। विलय और विलायक की भौतिक अवस्था को यदि ध्यान में रखा जाए ना तो विलयन कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना, विलय व विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलय व विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के, ये आपको ध्यान में रखना है। और प्रत्येक का एग्जाम्पल है, आप उससे एक एग्जाम्पल याद कर लो, ठीक है। तो 2 प्रकार बिल्कुल आसान से हो जाएंगे, 9 प्रकार इस प्रकार से आप ये 9 प्रकार इस प्रकार से हो जाएंगे। एक साइड में विलयन का प्रकार हो गया, विलयन का प्रकार, ठीक है, विलय की भौतिक अवस्था, विलय की भौतिक अवस्था, है ना, और एक में विलायक की भौतिक अवस्था, विलायक की भौतिक अवस्था, ठीक है। और उदाहरण साथ में एक उदाहरण लिख लेना, काफी इनका एक उदाहरण आप याद करना, उदाहरण आप एक बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि जनरल जो सामान्य लाइफ है उससे रिलेटेड आपको एक आधा एग्जाम्पल सब में मिल जाएगा, है ना। तो देखो मैं ये कह दूं विलय की भौतिक अवस्था, एक बार मान लो ये ठोस, द्रव, गैस, है ना, और विलायक को आप ठोस और ये दूसरी बात आप विलय की भौतिक अवस्था, फिर अगेन ये कर दो ठोस, द्रव, गैस, ठीक है, और इस बार इस तीनों को द्रव, और फिर तीसरी बात अगेन ठोस, द्रव, गैस, है ना, और इस बार इन तीनों को क्या ले लो, गैस और ये, ठीक है। तो ये देखो टोटल 9 प्रकार होंगे, ये यहाँ पे विलायक की भौतिक अवस्था ठोस है तो इसको बोलते हैं ठोस, यहाँ द्रव है इसलिए इसको बोलते हैं द्रव, क्योंकि विलायक की भौतिक अवस्था पर ही विलयन का नाम डिसाइड होता है, ठीक है। यहाँ पे गैस विलयन कर दो या गैस, ठीक है, प्रत्येक तरह के एग्जाम्पल कर लेना, नेक्स्ट क्लास में अपने बात करेंगे विलयन में विलय घटकों की संख्या को देखने के तरीके, ठीक है, जिसको अपने जानते हैं विलयन की सांद्रता इकाइयों के नाम, ओके।